नमस्कार। आइए सुनते हैं हरिशंकर प्रसाई का व्यंग एक अशुद्ध बेवकूफ़। बिना जाने बेवकूफ़ बनना एक अलग और आसान चीज़ है। कोई भी इसे निभा देता है, मगर यह जानते हुए कि मैं बेवकूफ़ बनाया जा रहा हूँ और जो मुझसे कहा जा रहा है वह सब झूठ है। बेवकूफ़ बनते जाने का एक अपना मज़ा है। यह तपस्या है। मैं इस तपस्या का मज़ा लेने का आदी हो गया हूँ, पर यह महंगा मज़ा है, मानसिक रूप से भी और इस तरह से भी। इसलिए जिनकी हैसियत नहीं है उन्हें यह मज़ा नहीं लेना चाहिए। जिसमें मज़ा ही मज़ा है नहीं है, करुणा है, मनुष्य की मजबूरियों पर सहानुभूति है, आदमी की पीड़ा की दारुण व्यवस्था है। यह सस्ता मजाक नहीं है। जो हैसियत नहीं रखते उनके लिए दो रास्ते हैं, चिढ़ जाएं या शुद्ध बेवकूफ़ बन जाएं। शुद्ध बेवकूफ़ एक दैवी वरदान है मनुष्य जाति को। दुनिया का आधा सुख खत्म हो जाए अगर शुद्ध बेवकूफ़ ना हो। मैं शुद्ध नहीं, अशुद्ध बेवकूफ़ हूँ और शुद्ध बेवकूफ़ बनने को हमेशा उत्सुक रहता हूँ। अभी जो साहब आए थे निहायत अच्छे आदमी हैं, अच्छी सरकारी नौकरी में हैं, साहित्य भी है, कविता भी है, लिखते भी हैं। वे एक परिचित के साथ मेरे घर कवि रूप में आए। बातें काव्य की ही घंटे भर होती रही, तुलसीदास, सूरदास, गालिब, अनीश वगैरह। पर मैं अशुद्ध बेवकूफ़ हूँ, इसलिए काव्य चर्चा का मज़ा लेते हुए भी जान रहा था कि भेंट के बाद काव्य के सिवाय कोई और बात निकलेगी। वे मेरी तारीफ़ भी करते रहे और मैं बर्दाश्त करता रहा, पर मैं जानता था कि वे साहित्य के कारण मेरे पास नहीं आए। मैंने उनसे कविता सुनाने को कहा। आमतौर पर कवि कविता सुनाने को उत्सुक रहता है, पर वे कविता सुनाने में संकोच कर रहे थे। कविता उन्होंने सुनाई पर बड़े बेमन से। वे साहित्य के कारण आए ही नहीं थे, वरना कविता की फरमाइश पर तो मुर्दा भी बोलने लगता है। मैंने कहा कुछ सुनाइए। वे बोले मैं आपसे कुछ लेने आया हूँ। मैं समझा ये शायद ज्ञान लेने आए हैं। मैंने सोचा यह आदमी ईश्वर से भी बड़ा है। ईश्वर को भी प्रोत्साहित किया जाए तो वह भी अपनी तुकबंदी सुनाने के लिए सारे विश्व को इकट्ठा कर लेगा। पर ये सज्जन कविता सुनाने में संकोच कर रहे थे और कह रहे थे हम तो आपसे कुछ लेने आए हैं। मैं समझता रहा कि ये समाज और साहित्य के बारे में कुछ ज्ञान लेने आए हैं। कविताएं उन्होंने बड़े बेमन से सुना दी। मैंने तारीफ की पर वे प्रसन्न नहीं हुए। यह अचरज की सी बात थी। घटिया से घटिया साहित्यिक सर्जन भी प्रशंसा से पागल हो जाता है, पर वे जरा भी प्रशंसा से विचलित नहीं हुए। उड़ने लगे तो बोले डिपार्टमेंट में मेरा प्रमोशन होना है, किसी कारण अटक गया है, ज़रा आप सेक्रेटरी से कह दीजिए तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा सेक्रेटरी क्यों, मैं मंत्री से कह दूंगा। पर आप कविता अच्छी लिखते हैं। 1 घंटे जानकर भी मैं साहित्य के नाम पर बेवकूफ़ बना। मैं अशुद्ध बेवकूफ़ हूँ। एक प्रोफेसर साहब क्लास 1 के, वे इधर आए। विभाग के डीन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। यह वे नहीं जानते थे। वे मुझसे 25 बार मिल चुके थे, पर जब वे डीन के साथ मिले तो उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। डीन ने मेरा परिचय उनसे करवाया। मैं भी ऐसा बर्ताव किया जैसे यह मेरा उनसे पहला परिचय है। डीन मेरे यार हैं। कहने लगे यार चलो कैंटीन में अच्छी चाय पी जाए, अच्छा नमकीन भी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अब क्लास 1 के प्रोफेसर साहब थोड़ा चौंके। हम लोगों ने चाय और नाश्ता किया। अब वे समझ गए कि मैं अशुद्ध बेवकूफ़ हूँ। कहने लगे सालों से मेरी लालसा थी कि आपके दर्शन करूं। आज यह लालसा पूर्ण हुई। हालांकि वे कई बार मिल चुके थे, पर डीन सामने थे। अंग्रेजी में एक बड़ा सा अच्छा मुहावरा है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी थोड़े नमक के साथ लीजिए। मैंने अपनी तारीफ थोड़े नमक के साथ ले ली। शाम को प्रोफेसर साहब मेरे घर आए। कहने लगे डीन साहब तो आपके बड़े घनिष्ठ हैं, उनसे कहिए ना कि मुझे पेपर दे दें, कुछ कापियाँ भी, और डार्नेशन के लिए बुला ले तो और अच्छा है।
मैंने कहा, मैं ये सब काम डीन से आपके करवा दूंगा, पर आपने मुझे पहचानने में थोड़ी देर कर दी थी। बेचारा क्या जवाब देता। अशुद्ध बेवकूफ़। मैं मज़ा लेता रहा कि वे क्लास 1 के अफसर नहीं, चपरासी की तरह मेरे पास से विदा हुए। बड़ा आदमी भी कितना बेचारा होता है। एक दिन मई की भरी दोपहर में एक साहब आ गए। भयंकर गर्मी और धूप। मैंने सोचा कि कोई भयंकर बात हो गई है, तभी ये इस वक्त आए हैं। वे पसीना पोंछकर वियतनाम की बात करने लगे। वियतनाम में अमेरिकी बर्बरता की बात कर रहे थे। मैं जानता था कि वे निशख्स नहीं हूँ, पर वे जानते थे कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं भी जानता था कि इनकी चिंता वियतनाम नहीं है। घंटे भर राजनीतिक बातें हुई। वे उठे तो कहने लगे, मुझे ज़रा 10 रुपये दे दीजिए। मैंने दे दिए और वियतनाम की समस्या आखिर कुल 10 रुपये में निपट गई। एक दिन एक नीति वाले भी आए। बड़े तैस में थे। कहने लगे, हद हो गई। चेकोस्लोवाकिया में रूस का इतना हस्तक्षेप, आपको फ़ौरन वक्तव्य देना चाहिए। मैंने कहा, मैं न रूस का प्रवक्ता हूँ न चेस्कोलिया का। मेरे बोलने से क्या होगा। वे कहने लगे, मगर आप भारतीय हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, आपको कुछ कहना ही चाहिए। मैंने कहा, बुद्धिजीवी वक्तव्य दे रहे हैं, यही काफ़ी है। कल वे ठीक उल्टा वक्तव्य भी दे सकते हैं। क्योंकि वे बुद्धिजीवी हैं। वे बोले, यानी बुद्धिजीवी बेईमान भी होता है। मैंने कहा, आदमी की तो ईमानदारी और बेईमान होता है। बुद्धिजीवी भी आदमी ही है और सूअर या गधे की तरह ईमानदार नहीं हो सकता। पर यह बतलाइए कि इस समय क्या आप चेकोस्लोवाकिया के कारण परेशान हैं? आपकी पार्टी तो काफ़ी नारे लगा रही है। एक छोटा सा नारा आप भी लगा दें और परेशानी से बरी हो जाएं। वे बोले, बात यह है कि मैं एक खास काम से आपके पास आया था। लड़के ने रूस की लुम्बा यूनिवर्सिटी के लिए दरख्वास्त दी है। आप दिल्ली में किसी को लिख दे तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने कहा, कुल इतनी सी बात है। आप चेकोस्लोवाकिया के कारण परेशान हैं, रूस से नाराज़ हैं, पर लड़के को स्कॉलरशिप पर रूस भेजना भी चाहते हैं। वे गुमसुम हो गए। मुझ अशुद्ध बेवकूफ़ की दया जाग गई। मैंने कहा, आप जाइए, निश्चिंत रहिए, लड़के के लिए जो मैं कर सकता हूँ करूँगा। वे चले गए। बाद में मैं मज़ा लेता रहा, जानते हुए बेवकूफ़ बनने वाले अशुद्ध बेवकूफ़ के अलग मज़े हैं। मुझे याद आया, गुरु कबीर ने कहा था, माया महा ठगिन हम जानी। धन्यवाद। और भी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।